नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियोस में हमने सर्कल से रिलेटेड बहुत तरह के एंगल्स निकालने वाले थ्योरम्स को देखा और उससे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो अब हम इस वीडियो में सर्कल के उन थ्योरम्स को देखेंगे जिनमें हम कोई पर्टिकुलर लेंथ निकालते हैं, जिनमें हम कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो एंगल और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हो गए बहुत सारे। अब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं विभिन्न लेंथ्स को निकालने वाले थ्योरम पे। ये थ्योरम्स भी खासे इंपॉर्टेंट हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन पर रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि सर्किल की सारी वीडियोस को आपको सीक्वेंस में ही देखना चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो आप चाहे तो एक पेन कॉपी लेके नोट्स भी बना सकते हैं। So let us start with theorem number 1. किसी सर्किल में ये कोई कॉर्ड है, जीवा है, मान लेते हैं जीवा AB है और यह है वृत्त का केंद्र O। थ्योरम ये कहता है कि अगर हम इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डालें, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। यानी ये वाला पॉइंट इस AB का मिड पॉइंट होगा। उसको बहुत ही इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये रेडियस R है तो ये रेडियस भी R होगी। मान लीजिए OM की जो लेंथ है ये D है, तो यहाँ से AM की लंबाई भी आएगी √r² माइनस d², और इस BM की भी लंबाई आएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम √r² माइनस d²। तो आप देख सकते हैं AM और BM आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये M पॉइंट मिड पॉइंट है। तो ये पहला थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यूज होगा आगे। इससे जुड़ी हुई एक दो छोटी छोटी चीजें और देखते हैं। इसका अगर हम उल्टा सोचें तो किसी भी जीवा पर अगर हम कोई लंबार्धक खींचते हैं, लंबार्धक मतलब परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और मिड पॉइंट से भी होकर गुजरना चाहिए, तो ये हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। या अगर मान लीजिए किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड्स दी हुई हैं, दो जीवाएं हैं AB और CD, और आपसे कहा जाए कि आप कंस्ट्रक्शन करके बताओ कि इस सर्किल का सेंटर कहाँ होगा, या फिर आप कैसे पता करेंगे दो जीवाएं दिए होने पर कि इस सर्किल का सेंटर कहाँ होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से भी एक लंबार्धक खींचेंगे और यहाँ से भी एक लंबार्धक खींचेंगे, दोनों जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेंगे वही सर्किल का सेंटर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ थ्योरम नंबर 4 भी, क्योंकि इससे रेगुलर क्वेश्चन खास तौर पर एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें देखिए हमें दो कॉर्ड्स, दो जीवाएं लेनी है। किसी भी सर्किल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं, पर यहां हम जो दो जीवाओं को लेने वाले हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। समानांतर जीवाओं में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या दोनों जीवाएं सर्किल के सेंटर के एक ही तरफ है, या दोनों पैरेलल कॉर्ड्स सर्किल के सेंटर के रिस्पेक्ट में एक इधर और एक उस तरफ है। तो दोनों के समय अलग अलग डील करना है। इसमें हम दोनों जीवाओं को सर्किल के सेंटर के एक ही तरफ लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोई जीवा है AB, दूसरी जीवा है CD। आपने बहुत ही ध्यान से आई एम श्योर देखा होगा कि अगर किसी जीवा को हम इस AB के नीचे बनाएंगे तो उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, और अगर किसी भी जीवा को हम इस AB के ऊपर बनाएंगे तो उसकी लेंथ इसकी लेंथ से बड़ी हो जाएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि सेंटर के सर्किल मतलब सेंटर के एक ही तरफ दो कॉर्ड्स 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की हैं, तो हमें सोचना पड़ता है कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन कैसे होगी। तो जिसकी लेंथ छोटी होगी वो नीचे होगा, जिसकी लेंथ बड़ी होगी वो ऊपर बनेगा। अब देखिए इसमें हमसे पूछा क्या जाता है, हमसे इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि आप दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स आप बताओ। तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और मान लीजिए पर्टिकुलर जो परपेंडिकुलर है वो M पॉइंट और N पॉइंट पे गिरता है, तो हमें क्वेश्चन में MN पूछा जाएगा कि आप MN की लंबाई बताओ। तो MN की लंबाई कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें इस AB की और CD की भी लेंथ दी गई होगी। मान लेते हैं पहली कॉर्ड AB की जो लंबाई है वो 2A है और दूसरी कॉर्ड CD इसकी लंबाई है 2B। यहाँ 2A और 2B क्यों लिया गया है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस हमें मिड पॉइंट से करनी होंगी। तो 2A और 2B ले लेंगे तो आराम से A और B में ये डिवाइड हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में सुविधा के लिए जीवाओं की लंबाइयों को क्रमशः 2A और 2B लिया गया है।
तो अगर ये पूरा पूरा 2a है तो ये इतना a होगा और ये इतना b होगा। फिर अगर हम सर्किल के सेंटर O को A पॉइंट से ज्वाइन कर दें और मान लें कि सर्किल की रेडियस r है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके OM की लेंथ निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण होती है, OM की लंबाई आएगी √r² माइनस a²। वैसे ही अगर हम O से C पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये OC भी सर्किल की रेडियस r होगी। इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ON भी बता सकते हैं, ये आएगा √r² माइनस b²। इसलिए यहाँ से MN अगर आपसे कह दिया जाए कि निकालिए, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, ये वाली दूरी आप निकालो, तो ये वाली दूरी आएगी ON माइनस OM। मान लीजिए दोनों जीवाओं के बीच की दूरी को हम D सिंबल से डिनोट करें। ON की वैल्यू यहाँ से √r² माइनस b² माइनस OM की वैल्यू √r² माइनस a²। तो ये है फॉर्मूला दो जीवाओं के बीच की दूरी को निकालने का। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने प्रोसीजर देख ही लिया है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक यही तरीका आप एग्जाम के क्वेश्चन में भी अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। और थ्योरम नंबर 3 में जो दोनों जीवाएं हैं वो सर्किल के सेंटर के रेस्पेक्ट में एक इस तरफ होगी और एक उस तरफ होगी। सपोज एक जीवा इधर है AB, इसकी लेंथ है 2a। एक जीवा इसके दूसरी तरफ है, पैरेलल है पर अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी लेंथ मान लेते हैं कि 2b है। फिर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, मान लीजिए ये m और ये n, तो इसे बहुत ही जल्दी से निकालते हैं। ये 2a है तो ये इतना a होगा, ये 2b है तो ये इतना b होगा। ये सर्किल की रेडियस r, ये आएगा पाइथागोरस थ्योरम से r² माइनस b²। ये भी सर्किल की रेडियस r, ये आएगा यानी कि OM आएगा पाइथागोरस थ्योरम से √r² माइनस a²। अब अगर दोनों जीवाओं के बीच की दूरी हम देखें तो ये आएगा OM प्लस ON। और एक बार फिर से अगर दोनों जीवाओं के बीच की दूरी को हम D कह दें तो ये आएगा √r² माइनस a² प्लस √r² माइनस b²। तो इस केस में प्लस होता है, पिछले वाले केस में माइनस होता है। तो इस केस में दोनों जीवाओं के बीच की दूरी को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है, तुरंत इस प्रोसीजर को अप्लाई करके आप दोनों जीवाओं के बीच की दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये था थ्योरम नंबर 3। अब बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 4 की तरफ। थ्योरम नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें दो संकेंद्रीय वृत्त लेने हैं। संकेंद्रीय वृत्त मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब दो वृत्त जिनके केंद्र एक ही हों और त्रिज्याएं अलग अलग हों, उन्हें हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो इसमें देखिए दो वृत्त कॉन्सेंट्रिक हैं, इनका सेंटर कॉमन है। अब अगर हम इस बड़े वाले सर्किल का एक कॉर्ड लें, बड़े वाले वृत्त की एक जीवा लें, जो कंडीशन है जो इस छोटे वाले वृत्त की स्पर्शी हो, टेंजेंट हो। इसके देखिए बहुत सारी आप जीवाएं खींच सकते हैं, पर हमें ऐसी जीवा लेनी है जो इस छोटे वाले सर्किल की क्या हो, टेंजेंट हो। तो मान लीजिए ये इसको P पॉइंट पर ऐसे टच करता है। अब हमें इसमें इस जीवा की लंबाई पूछी जाएगी। इसमें हमें क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि आप इस जीवा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ AB आप बताओ। तो देखिए इस केस में जीवा की लंबाई कैसे निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक की ये जो दूरी है ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस होगी, मान लेते हैं वो स्मॉल r है। ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है और यहां से अगर हम A पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस होगी और मान लेते हैं इसको कि ये कैपिटल R है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये जो AP की लंबाई हमें मिलेगी ये होगी √r² माइनस r², पर हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए। लेंथ ऑफ कॉर्ड पूरा AB है, ये होगा 2 टाइम्स AP, यानी इस AP का 2 गुना, क्योंकि ये P पॉइंट मिड पॉइंट होगा। तो ये आएगा 2 टाइम्स √r² माइनस स्मॉल r²। ये है देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है।
जब भी कभी दो संकेंद्री वृत्त दिए हों और बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त की स्पर्शी हो तो उस जीवा की लंबाई को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है, 2 टाइम्स रूट ओवर बड़े वाले सर्किल के रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्किल के रेडियस का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे थ्योरम्स। थ्योरम नंबर 5 की तरफ। एक पर्टिकुलर पॉइंट P किसी सर्किल के आउटसाइड है, बाहर है। यहां से पहली बात हम दो स्पर्शियां खींच सकते हैं। एक स्पर्शी होगी ऐसे, लो भाई टच कर लो, और एक स्पर्शी होगी यहां से। सपोज करिए ये पॉइंट है T1 और ये पॉइंट है T2। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग PT1 इज इक्वल्स टू होता है P2, यानी कि दोनों स्पर्शियों की जो लंबाइयां हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। PT1 इज इक्वल्स टू PT2। अब सवाल है प्रूफ कैसे होगा? तो प्रूफ तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। मान लीजिए O से लेके P तक की दूरी D है। यहां से अगर हम इसको मिलाएं तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि त्रिज्या रेखा और स्पर्श रेखा हमेशा ही लंबवत होते हैं। वैसे ही ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए सर्किल की रेडियस r है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप देख सकते हैं PT1 की जो लेंथ आएगी वो होगी रूट ओवर d स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और PT2 की भी जो लेंथ है वो भी सेम रूट ओवर d स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगी। इट मीन्स PT1 इज इक्वल्स टू होता है PT2। तो जब भी किसी बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर स्पर्शी युग्म खींचा जाता है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो दोनों ही जो स्पर्शियां हैं उनकी जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 6 की तरफ। थ्योरम नंबर 6 में ये है एक क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज, और A B C D। क्या ये एक चक्रीय चतुर्भुज है? नहीं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो ये तो चतुर्भुज के भीतर वृत्त की रचना की गई है, और जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसमें वृत्त के भीतर चतुर्भुज की रचना होती है। तो दोनों में फर्क होता है। पर इससे भी रिलेटेड एक थ्योरम है। थ्योरम ये है कि AB प्लस CD, यानी इस वाली साइड और इसके सामने वाली साइड का सम इक्वल होता है BC प्लस AD के, यानी ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इज इक्वल्स टू होता है ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। अब सवाल है कि ये प्रूफ कैसे होगा? तो प्रूफ करते हैं इसको। मान लेते हैं सर्कल का सेंटर O है। अब बहुत ही ध्यान से आप देखिए, A पॉइंट इस सर्कल के आउटसाइड यानी बाहर स्थित एक बिंदु है। यहां से इस वृत्त पर स्पर्शी युग्म खींचा गया है। अगर सपोज करिए इस पॉइंट को हम E, इस पॉइंट को F कह दें, तो AE और AF पेयर ऑफ टेंजेंट है, और इससे पिछले वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग पेयर ऑफ टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो ये AE की लंबाई को अगर हम स्मॉल a मान लें तो ये भी स्मॉल a ही होगा। वैसे ही B पॉइंट से भी यहाँ तक और यहाँ तक की जो स्पर्शी युग्म की लंबाइयाँ हैं वो आपस में बराबर होंगी। मान लेते हैं ये वाली दूरी B है तो ये वाली दूरी भी B होगी। वैसे ही C पॉइंट से स्पर्शी युग्म यहाँ और यहाँ तक ये लेंथ भी आपस में इक्वल होगा। इस लेंथ को हम x और x मान लेते हैं। ठीक वैसे ही D पॉइंट से भी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है यानी स्पर्शी युग्म की लंबाइयाँ हैं वो इक्वल होंगी। इसको y मान लेते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ से AB की लेंथ देखें तो AB की लेंथ होगी स्मॉल a प्लस स्मॉल b, प्लस अगर CD की लेंथ देखें तो होगा x प्लस y। फिर वैसे ही BC की लेंथ देखें तो BC की लेंथ होगी b प्लस x, और प्लस AD की लेंथ देखें तो ये होगा a प्लस y। और आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, इधर भी a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पे भी SSC वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस भी हम अगली वीडियो में लेंगे, पहले सारे थ्योरम्स को एक बार कवर कर लेते हैं। अब अगला थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 7।
थ्योरम नंबर 7 देखिए क्या कहता है। सपोज इसके भीतर कोई क्वाड्रिलैटरल है और इसमें तो हम लोगों ने ये पढ़ ही लिया है कि आमने सामने के कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है, पर इसमें हमें दूसरी चीज समझनी है। अगर इसमें हम A से C को ज्वाइन कर दें और B से D को ज्वाइन कर दें, तो आप इसमें देख सकते हैं 4 छोटे छोटे आपको ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। और मान लीजिए ये वाला पॉइंट P पॉइंट है, एक आपको ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, इसके अपोजिट एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, वैसे ही एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा और उसके सामने एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा। थ्योरम इसमें लेंथ रिलेटेड जो है उसको प्रूफ करने से पहले एक छोटी सी चीज हमें समझनी होगी। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। और ये वाला ट्रायंगल और उसके सामने ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी आपस में सिमिलर यानी समरूप होते हैं। अब त्रिभुजों की समरूपता क्या है, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि कब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं, कब वो सर्वांगसम होते हैं। तो जब त्रिभुज की वीडियोस मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा कि कब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं और कब सिमिलर नहीं होते, उनकी क्या कंडीशन होती है, कैसे क्वेश्चन सेट होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। फिलहाल में यहाँ पे छोटा छोटा चीज देखते हैं और उससे इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर होता है। पहले ये बताइए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अगर AD को हम एक जीवा मान लें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो सेम ही होगा। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, इस पर ढेर सारी प्रैक्टिस भी हमने की हुई है। फिर ये बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम ही है। सपोज करिए कि अगर इसको फाई माना जाए तो ये भी फाई होगा। तो अगर किसी भी दो त्रिभुज में दो इंटीरियर एंगल सेम हो जाएं तो ऑटोमेटिक तीसरा वाला एंगल तो सेम हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री है, 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो बचा हुआ एक 90 होगा, इसमें भी बचा हुआ एक 90 होगा। तो अगर दो अलग अलग ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल सेम हो जाएं तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। और ऐसे केस में हम दोनों त्रिभुजों को सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। बस इसके बाद की चर्चा जब त्रिभुज वाली वीडियो बनेगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। सपोज ये वाला एंगल डेल्टा है तो ये वाला एंगल भी डेल्टा ही होगा। अब इसमें हम लोग सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल यूज करेंगे। प्रिंसिपल ये है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी पहले वाले त्रिभुज में अगर हम थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा ले रहे हैं तो दूसरे वाले त्रिभुज में भी थीटा के सामने वाली ही भुजा लेंगे और उसका रेशियो बराबर करेंगे। तो चलिए इसमें थीटा के सामने वाली भुजा को पकड़ते हैं, ये है AP डिवाइडेड बाई इसमें थीटा के सामने वाली भुजा ये होगा DP इज इक्वल्स टू, इसमें अब अगर मान लीजिए डेल्टा के सामने वाली साइड ली जाए तो डेल्टा के सामने वाली साइड है BP डिवाइडेड बाई इसमें भी डेल्टा के सामने वाली साइड है CP, और यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिलेगा AP इंटू CP इज इक्वल्स टू BP इंटू DP। तो थ्योरम ये है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में किसी भी सर्कल में अगर हम दो जीवाएं इस तरह से खींचें और वो मान लीजिए पॉइंट P पे एक दूसरे को कट करते हैं, ये AB हो और ये CD हो, तो ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ इज इक्वल्स टू ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फिर से देखिए, किसी भी सर्कल में अगर इस तरह से दो कॉर्ड्स ली गई हैं तो यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ इज इक्वल्स टू होता है ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ, या इस फिगर के अनुसार AP इंटू CP इज इक्वल्स टू BP इंटू DP। इस पर भी क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप ये थ्योरम याद रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 8 की तरफ। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। सपोज करिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें आप क्या थ्योरम यूज करेंगे, 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4, और इसका यूज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्लियर हो गया आपको, यहां से यहां तक की लंबाई मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक की लंबाई इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक की लंबाई मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक की लंबाई।
तो अब आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। देखिए अगला थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और इस वृत्त के बाहर स्थित है। यहां से एक स्पर्शी खींची गई PT, एक स्पर्शी हम नीचे भी खींच सकते हैं पर वो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगर इस पॉइंट P से इस सर्कल पर हम बहुत सारी छेदक रेखाएं खींचें, मतलब ऐसे एक लाइन खींचें, ऐसे एक लाइन खींचें, ऐसे एक लाइन खींचें, और मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बहुत ही ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक की लेंथ यानी PA मल्टीप्लाइड बाई फिर यहीं से लेके यहां तक की लेंथ, एक बार फिर से यहां से लेके यहां तक की लेंथ PA मल्टीप्लाइड बाई फिर से यहीं से शुरू करना है और इस वाले पॉइंट तक की लेंथ लेना है यानी PB। ये इक्वल होगा दूसरे लाइन के लिए भी ठीक यही चीज करेंगे यानी PC इंटू PD इज इक्वल टू तीसरी लाइन के लिए भी यही PE इंटू PF इज इक्वल्स टू। इस तरह से अगर आप बहुत सारी लाइंस खींचते चले जाएं तो सबके लिए ये फॉलो होगा और लास्ट में जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए देखेंगे तो यहां से इस पॉइंट तक की लेंथ PT मल्टीप्लाइड बाई, देखिए दो लेंथ ले रहे हैं। दूसरी बार भी ये दो अलग अलग पॉइंट पे तो इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है, ये एक टेंजेंट वाला पॉइंट है, तो दोबारा से जब लेंगे तो हम वही पॉइंट लेंगे PT ही, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा PT का स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी एग्जाम में यूज होगा उसमें बहुत सारी नहीं एक ही लाइन दी होती है। तो अगर हम एक लाइन के लिए देखें तो PA इंटू PB इज इक्वल्स टू होता है PT स्क्वायर। अब देखिए इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही लेंदी प्रूफ है, बहुत ही लंबा प्रूफ है, और सिंस वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकेडमिक क्वेश्चंस तो हमसे नहीं पूछे जाते हैं, हमें कोई पर्टिकुलर छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो इस पर्टिकुलर प्रूफ को मैं छोड़ देता हूं। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूं कि ये चीज सही है और ये चीज किसी भी पर्टिकुलर छेदक रेखा के लिए फॉलो होती है। तो छोटे से में ही, संक्षेप में ही इसका एक स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा होगा। सपोज ये पॉइंट P है और आपने यहाँ कोई टेंजेंट ड्रॉ की, ये पॉइंट है T। आप यहाँ से एक पॉइंट ले लो, एक लाइन ले लो जो सर्किल के सेंटर से पास हो। तो जब सारी लाइंस के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है तो इस वाली लाइन के लिए भी, इस केस में भी वो फॉर्मूला, वो थ्योरम सत्य होना चाहिए। मान लीजिए ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है O। सपोज O से लेके P तक की दूरी है D और सर्किल की रेडियस है R, इधर भी R, यहां से लेके यहां तक भी R। अब अगर हम PT की बात करें तो PT आएगा स्क्वायर रूट D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड यानी OP हाइपोटेनियस, तो इसकी लंबाई होगी रूट ओवर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब देखिए जो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर। इसको चेक करते हैं इसको चेक करते हैं। अगर इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर फिगर में ये चीज फॉलो होती है तो हम ये मान सकते हैं कि बाकी के लिए भी ये थ्योरम सत्य होगा। तो यहां से देखिए PA की लेंथ क्या होगी, PA की लेंथ निकालने के लिए D में से R को माइनस कर दें, इस पूरी लंबाई D में से इस लंबाई R को माइनस कर देते हैं, यहां से हमें मिल जाएगा PA इंटू PB की लेंथ देखा जाए क्या होगा। P से लेके B तक की लेंथ निकालने के लिए यहां से यहां तक गए D प्लस यहां से यहां तक और आगे गए R, तो ये आ गया D प्लस R। एक तरह से LHS ले लेते हैं, D प्लस R, D माइनस R आएगा D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और अगर RHS लें तो RHS है PT स्क्वायर। PT की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS आपस में इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो थ्योरम है वो सही है। यहां से लेके यहां तक की लेंथ मल्टीप्लाइड बाई यहां से लेके यहां तक की लेंथ इज इक्वल्स टू होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। नंबरिंग गड़बड़ा गई हम लोगों की, पता नहीं कौन सा थ्योरम चल रहा है, आप देख लेना।
अगले थ्योरम में दो सर्किल का केस हम लोगों को लेना है। दो सर्किल की बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है एक सर्किल दूसरे सर्किल के साथ कॉन्सेंट्रिक पोजीशन में हो। एक केस ये हो सकता है कि एक सर्किल के भीतर दूसरा सर्किल है पर उनकी पोजीशन कॉन्सेंट्रिक नहीं है। एक केस ये हो सकता है कि एक सर्किल के भीतर दूसरा सर्किल इस तरह से है कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। तो इन सारे केसेस पर एसएससी, रेलवे में या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कोई खास प्रश्न नहीं बनता। तो इन केसेस को छोड़ देते हैं, सीधे अपने काम के केस की तरफ चलते हैं जिसमें दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। तो ये एक सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल है। ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली यानी बाह्यतः स्पर्श करते हैं। और मान लीजिए ये स्पर्श बिंदु है, बिंदु इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लें, P पॉइंट मान लें, P पॉइंट मान लेते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बताइए। ध्यान से सुनिए, क्या पूछा जाएगा इसमें, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। पहली बात, इसमें हम तीन उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं। एक टेंजेंट देखिए ऐसे खींची जा सकती है, एक टेंजेंट ऐसे खींची जा सकती है और एक टेंजेंट ऐसे खींची जा सकती है। तो इसमें जो ये वाली टेंजेंट है, अब मान लीजिए ये स्पर्श बिंदु है T1 और ये स्पर्श बिंदु है T2। हमें T1 T2 की लेंथ चाहिए, उभयनिष्ठ स्पर्शी की लंबाई चाहिए। अब देखिए इस उभयनिष्ठ स्पर्शी की लंबाई हम कैसे निकालेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इस सर्किल की रेडियस होगी, मान लेते हैं ये R1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे वाले सर्किल की रेडियस होगी, ये मान लेते हैं R2 है। ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा सा इसमें हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, यहाँ C2 से यानी दूसरे वाले सर्किल के केंद्र से इस उभयनिष्ठ स्पर्शी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। C2 से हमें क्या करना है, हमें T1 T2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। और मान लीजिए ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है A। तो ये बताइए T1 T2 की लेंथ और A C2 की लेंथ सेम होगी, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल ड्रॉ की गई है। अब ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई ये बता सकता है कि ये A C1 की लेंथ कितनी होगी। इस A C1 की जो लेंथ है ये होगी इस पूरे R1 में से ये इतना R2 हम माइनस करेंगे। फिर से इस पूरी लंबाई R1 में से ये इतनी लंबाई R2 अगर हम माइनस कर दें तो हमें ये वाली लंबाई मिल जाएगी और ये वाली लंबाई होगी R1 माइनस R2। फिर अगर यहां से लेके यहां तक यानी C1 C2 की बात करें, यानी दोनों वृत्तों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी की बात करें, तो केंद्र से केंद्र तक की दूरी होगी यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या प्लस यहां से लेके यहां तक की दूरी यानी त्रिज्या इसकी, दैट इज R1 प्लस R2। यहां से लेके यहां तक की दूरी R1 है और यहां से लेके यहां तक की दूरी R2 है। तो C1 C2 हो गया R1 प्लस R2। अब देखिए हमें T1 T2 चाहिए, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट चाहिए। T1 T2 होगा A C2 के इक्वल, और ये जो A C2 है ये निकलेगा पाइथागोरस के थ्योरम से। पाइथागोरस के थ्योरम से A C2 की जो लेंथ आएगी वो होगी रूट ओवर C1 C2 स्क्वायर माइनस C1 A का स्क्वायर। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर दें, C1 C2 की वैल्यू है R1 प्लस R2 और माइनस C1 A इसकी वैल्यू है C1 A की वैल्यू ये रही R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, 2R1 R2 और 2R1 R2 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R1 R2। और चाहे तो आप इसमें से 2 बाहर निकाल सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट R1 R2 आ जाए। तो ये है, देखिए दो वृत्त जब बाह्यतः एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्शी की लंबाई का फॉर्मूला 2 रूट ओवर R1 R2। जैसे
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सर्कल है, इसका रेडियस है सपोज 9 सेंटीमीटर, एक दूसरा सर्किल इसको एक्सटर्नली टच करता है, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए कि आप लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बताइए, तो आप सीधे इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, √2 9 इंटू 4 36, उसका स्क्वायर रूट 6, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉमन टेंजेंट है इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये क्लियर हो गया आपको कैसे निकाला गया और उसका क्या फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला थोड़ा सा अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन एग्जाम में अगर आप कर भी लेंगे तो काफी टाइम आपका लॉस हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले थ्योरम की तरफ। इस पर्टिकुलर केस में दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच नहीं करते। C1 C2। पहली बात, इसमें हम दो तरह के टेंजेंट खींच सकते हैं। एक टेंजेंट डायरेक्ट टेंजेंट होगी इस तरीके से, और एक टेंजेंट इसमें ट्रांसवर्स टेंजेंट होगी इस तरीके से। इसमें भी हमें दोनों की लेंथ निकालनी होगी अलग अलग। तो ऊपर वाले केस में लेंथ अलग आती है, नीचे वाले केस में लेंथ अलग आती है। तो देखिए दोनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले इस ऊपर वाले टेंजेंट की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, हमें लेंथ ऑफ PQ चाहिए। और इसमें दोनों वृत्तों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी इनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक होगा। यहां से लेके यहां तक की दूरी R1, यहां से लेके यहां तक की दूरी R2। देखिए ये वाली दूरी एक्सेस पड़ जा रही है, यानी दोनों वृत्तों के केंद्र से केंद्र तक की जो दूरी है वो उनके त्रिज्याओं के योग से कुछ अधिक होगी। एक तरह से यही कंडीशन भी होता है दो वृत्तों के एक दूसरे को टच न करने का। तो यहां आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि दोनों सर्किल के केंद्रों से केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है। भाई दोनों सर्किल को हम किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख सकते हैं। तो मान लीजिए दोनों सर्किल के केंद्रों से केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d है। पहले वाले सर्किल की रेडियस R1, दूसरे वाले सर्किल की रेडियस R2। एग्जैक्टली इन द सेम वे इसमें इस PQ की लेंथ को यानी लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो बहुत ही जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी R1 माइनस R2। ये 90 डिग्री, यहां अगर 90 डिग्री है तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल होगा। तो हमें लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट यानी PQ निकालने के लिए इस ट्राइंगल की इस वाली साइड की लेंथ निकालनी चाहिए, और वो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आएगा d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, देख लीजिए इसमें d क्या है, दोनों वृत्तों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी है, और माइनस यहाँ होगा त्रिज्याओं का अंतर, उसका स्क्वायर। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी आप बहुत जल्दी से एग्जाम में चाहे तो लगा सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका दिमाग तेज है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लेंगे बिना फॉर्मूले को याद किए हुए। अब इसका दूसरा केस देखते हैं जिसमें जो ट्रांसवर्स टेंजेंट होगी उसकी लेंथ को हम निकालेंगे। तो ये एक सर्किल, ये एक दूसरा सर्कल, एक इस तरीके से ऐसे कोई टेंजेंट है। सपोज ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, सेंटर C1, यहाँ सेंटर C2, दोनों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी यानी C1 C2 ये है स्मॉल d। हमें इसमें भी लेंथ ऑफ PQ चाहिए। तो यहाँ से अगर आप इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। इसमें भी हमें क्या करना है, C1 से इस PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से इसको आगे बढ़ाना है। तो ये परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ ये भी परपेंडिकुलर होगा। फिर देखिए ये C2Q इस वाले सर्किल की रेडियस है R2। मान लीजिए ये पॉइंट M है, ये जो QM है ये इस वाले सर्किल की रेडियस यानी कि R1 होगा। तो ये टोटल आएगा R1 प्लस R2। हमें PQ की लेंथ चाहिए, PQ की लेंथ C1M के इक्वल होगी। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट PQ विल बी इक्वल टू C1M, और C1M को कैलकुलेट करने के लिए वंस अगेन पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज d² माइनस ये आएगा R1 प्लस R2 इसका
होल स्क्वायर। तो ये देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट का फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट डी स्क्वायर यानी दोनों वृत्तों के केंद्रों से केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग का वर्ग। तो ये अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं तो बार बार बोल ही रहा हूं, तो भी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहे तो एग्जाम में तुरंत फिगर बना के इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो बहुत सारे कैलकुलेशन तो हम माइंड में ही कर लेते हैं। अब देखिए अगले थ्योरम की तरफ चलते हैं। अगला थ्योरम क्या कहता है, सपोज ये एक सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। तो इसमें बहुत केस पॉसिबल है। अगर इस वाले सर्किल को हम थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट करें या थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट करें तो इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो हम जो ये थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं इसमें जो हम फॉर्मूला निकालेंगे वो एक विशेष स्थिति में ही आएगा। तो उस विशेष स्थिति को, उस स्पेशल केस को, उस स्पेशल कंडीशन को पहले समझिए कि ये जो थ्योरम है वो किस कंडीशन में अप्लाई होगा। वो कंडीशन ये है कि अगर ये पॉइंट C1 हो और ये पॉइंट C2, मतलब C1 पहले वाले सर्किल का सेंटर है, C2 दूसरे वाले सर्किल का सेंटर है। और मान लीजिए ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। अगर हम C1 से P को ज्वाइन करें और C2 से P को ज्वाइन करें तो यहाँ पे हमें एक एंगल मिलेगा C1 P C2। अलग अलग केस में यानी सर्किल को अगर हम आगे पीछे शिफ्ट करें तो ये वाला एंगल भी अलग अलग होगा। स्पेशल केस ये है कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो, यानी C1 P C2 ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस केस में देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या थ्योरम है, हमें इस उभयनिष्ठ जीवा की अगर लंबाई निकालने के लिए कह दिया जाए, मतलब कि आप PQ की लेंथ निकालो, तो देखिए इस PQ की लेंथ क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी C1 और C2 यानी दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको एग्जाम में दिया जाएगा। मान लेते हैं दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। ये वाला पहले वाले सर्किल का रेडियस R1, ये दूसरे वाले सर्किल का रेडियस R2। हमें इसमें उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड चाहिए। इस लेंथ को निकालने के लिए अगर मान लीजिए इस पॉइंट को हम M माने तो ये M पॉइंट मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये कॉर्ड है, ये उसके परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन हमेशा उसको मिड पॉइंट पे ही कट करता है। तो अगर हम किसी तरह से PM की लेंथ निकाल लें और उसका डबल कर दें तो हमें इस PQ की लेंथ मिल जाएगी। अब इस PM की लेंथ को सपोज स्मॉल y मान लिया जाए, लेट लेंथ ऑफ PM इज व्हाट, इज y। अब इसमें देखिए अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं, तो एरिया ऑफ C1 P C2 इज इक्वल्स टू, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। बेस होगा पूरा C1 C2, C1 C2 है D, इंटू ये जो हाइट है ये होगा Y। तो यहां से एरिया को अगर मान लीजिए हम डेल्टा सिंबल से डिनोट करें तो यह आएगा हाफ DY। यहां से हमें Y की वैल्यू मिलेगी 2 डेल्टा बाई D। पर हमें PQ की वैल्यू चाहिए, PQ की वैल्यू होगी 2Y, इस Y का 2 गुना, तो 2Y करेंगे और Y की वैल्यू पुट करेंगे 2 डेल्टा बाई D, तो ये आएगा 4 डेल्टा बाई D। तो PQ इज इक्वल्स टू 4 डेल्टा बाई D। देखिए ये फॉर्मूला किसी भी कंडीशन में लग सकता है, क्योंकि मैंने अभी इसके राइट एंगल ट्राइंगल होने का कोई भी कंडीशन इसमें यूज नहीं किया है। तो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है कि लेंथ ऑफ PQ, हो सकता है इस पर भी फ्यूचर में क्वेश्चन सेट कर दिया जाए कि आप उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। तो उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना और डिवाइडेड बाई दोनों वृत्तों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी होती है। पर जनरली इस पे सवाल नहीं ही पूछा जाएगा, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब देखिए इसमें, अब इसमें हम लोग ये वाला स्पेशल कंडीशन इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका आप जो एरिया है, जो डेल्टा है, वो बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो एरिया आएगा वो हाफ बेस इंटू हाइट में, अब की बार बेस इधर से लेंगे R2 और हाइट होगी ये पूरी R1, तो ये आएगा R2 इंटू R1। ये हुआ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरफ से।
हाफ बेस की जगह R2 और ये हाइट की जगह R1। अब इस डेल्टा की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो 4 डेल्टा की जगह 1/2 R1 R2 डिवाइडेड बाई D, 2 से ये 4 दो बार में कट जाएगा, तो फाइनली PQ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 R1 R2 बाई D। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस पे बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा अगर इस तरह का केस है, यहाँ पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की वैल्यू इतनी होती है 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन त्रिज्याओं का और डिवाइडेड बाई दोनों पिंडों के, मतलब दोनों वृत्तों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आई होप इसका प्रूफ क्लियर हुआ होगा। नोट्स में आप इसको भी एक जनरल फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला करके लिख लीजिएगा, उसके नीचे फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला जब आप कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे तो फाइनली लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट आपको ये मिल जाएगी। अब देखते हैं अगला थ्योरम। अगले थ्योरम में ये भी बड़ा स्पेशल केस है। ये कोई सर्किल है, इसका ये केंद्र है, ठीक ऐसा ही सर्किल, मतलब इसी रेडियस का सर्किल हम लें और उसको इस तरह से बनाएं कि ये वाला सर्किल इसके सेंटर से होकर जाए। जब दोनों सर्किल की रेडियस सेम होगी तो जब ये वाला सर्किल इसके सेंटर से जाएगा तो ये वाला सर्किल भी इसके सेंटर से जाएगा, C1 C2। इस केस में पहली बात, ये C1 C2 होगी रेडियस R के इक्वल, ये भी है रेडियस R के इक्वल, ये भी है रेडियस R के इक्वल। इस केस में यहां पे जो ट्राइंगल बनता है वो एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। पहली बात, यहां पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा। इस केस में जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है यानी PQ, जो इससे पिछले वाले केस में हमने निकाला था, अगर इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें कि लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल्स टू होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाई दोनों सर्किल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो 4 टाइम्स आपने पढ़ा होगा किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ रेडियस है और डिवाइडेड बाई D, और D में भी केंद्र से केंद्र तक की दूरी बेसिकली R ही है। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, ये PQ आ जाएगा √3R। जो अलग अलग बुक में आपने जब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं तो वहां पे आपने इसको देखा होगा, पर आप इसे मेरे जनरल फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये केस दिया होगा तो उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई है वो √3R के इक्वल होगी। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी थ्योरम। ये देखिए थ्योरम क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही जबरदस्त थ्योरम है। सपोज ये कोई सर्कल है और इसमें इस तरह से दो जीवाएं हैं AB और CD। मान लीजिए माना AB की लंबाई है 2A और BC की लंबाई या CD की लंबाई ये है 2B, और ये दोनों जीवाएं परस्पर परपेंडिकुलर हैं। दोनों जीवाएं कैसी हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। इधर कहीं होगा वृत्त का केंद्र O और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यहां तक की जो दूरी है वो है C। बहुत ही ध्यान से देखिए कि कौन सी चीज क्या दी हुई है। AB की पूरी लंबाई 2A है, CD की पूरी लंबाई 2B है और दोनों जीवाओं के कटान बिंदु की केंद्र से दूरी C है। इस केस में ऐसा ही कंडीशन देकर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस सर्किल की रेडियस बताओ, इस वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो इस वृत्त की देखिए त्रिज्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं और इस वाले वर्टिकल लेंथ को y मान लेते हैं। पहले ये बताइए इसमें पाइथागोरस के थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? x² + y² इज इक्वल्स टू c²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार, आगे भी यूज होगा। यहां से अगर हम इसको मिला दें तो ये जो OC है ये कैपिटल C है, ये स्मॉल c है। ये जो OC है ये सर्कल की रेडियस होगी जो हमें निकालनी है, उसको R मान लिया जाए। यहां से अगर आप इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये मिड पॉइंट पर गिरेगा। CD की पूरी लेंथ 2B है तो ये इतनी लेंथ B होगी।
अब अगर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज करें तो हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस, ये लेंथ सी नहीं है, सी ये वाली लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो एक्स के इक्वल होगी, तो यह आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण का वर्ग इज इक्वल्स टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार की लंबाई है एक्स के स्क्वायर के इक्वल। ये हो गया इक्वेशन नंबर स्टार 1। वैसे ही अगर हम इससे इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये ओ बी भी सर्किल की रेडियस होगी। एक बार फिर से इसमें हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, ये जो लेंथ होगी वो होगी ए बी का आधा, ए बी की लंबाई है 2a, उसका आधा हुआ a, पाइथागोरस का थ्योरम लगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें मिला ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हो गया इक्वेशन नंबर स्टार 2। अब हमें इन दोनों को जोड़ना चाहिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब उस इक्वेशन को यूज करने का टाइम आ गया है। 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज सी स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 एंड हेंस आर की वैल्यू यानी इस वृत्त की त्रिज्या हमें मिल जाएगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें ध्यान से देख लीजिए, इसको याद करना बहुत ही इजी है, इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत ही सिंपल है, सीरियली सब सजे हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें जो ए है वो इस वाले जीवा की लंबाई का आधा है और इसमें जो बी है वो इस वाले जीवा की लंबाई का आधा है और इसमें जो सी है वो दोनों जीवाओं के कटान बिंदु की केंद्र से दूरी है। तो ये थे आपके सर्किल में लेंथ से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरम्स। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से देख के सारे थ्योरम्स को रिवाइज करके ही आप अगली वीडियो में मुझसे मिलिएगा। उसमें हम इन थ्योरम्स और बेस्ड विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए वेरियस क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत बहुत